नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल हैं आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइएगा। अभी बहुत बहुत बढ़िया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें? यस सर। तो मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ बेहद ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। ठीक है, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन जब एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस वैल्यूएशन चैप्टर से होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस उसमें आईटीसी चैप्टर से होती हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस उसमें रिवर्स चार्ज चैप्टर से होती हैं। तो उस पॉइंट पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा या फिर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। नॉर्मल चार्ज को फॉरवर्ड चार्ज भी बुला सकते हैं, मतलब फॉरवर्ड चार्ज बुलाए या नॉर्मल चार्ज बुलाए एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर जब भी रिवर्स चार्ज की बात की जाती है तो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसकी ना डबल एंट्री होती है। डबल एंट्री कैसे होती है हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ सप्लायर होता है, यहाँ रेसिपिएंट होता है। तो रिवर्स चार्ज के केस में जो रेसिपिएंट होता है वो ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है। वो इसका टैक्स भी जमा कराता है गवर्नमेंट को, सप्लायर बनकर टैक्स जमा कराएगा और रेसिपिएंट बनकर इसका आईटीसी क्लेम करता है। तो इसलिए डबल एंट्री आपको करनी होती है। नंबर एक होगी कि ये जीएसटी का पेमेंट करेगा। ठीक है, और चूंकि ये जो जीएसटी है इसके लिए इनपुट टैक्स होता है क्योंकि ये इनवर्ड सप्लाई से निकला है ना, इसलिए। और ये इसके लिए अपना खुद का पुराना आईटीसी यूज नहीं कर सकता, ये पेमेंट इसे कैश में ही करना होता है। इसके साथ साथ इसे इक्वल अमाउंट का आईटीसी भी क्लेम करना होता है सेम मंथ के अंदर अंदर। मान लीजिए अगर ये 2,000 रुपये की फिगर है तो 2,000 रुपये का आईटीसी भी किताबों के अंदर ये बुक कर लेगा। इस बात का विशेष विशेष ध्यान आपको रखना होता है। मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ कैसे भला। जैसे मान लीजिए मेरी यहाँ पर एनसीएम की लाइबिलिटी बनती है, सपोज कीजिए 20,000 रुपये की, और आरसीएम की जो मेरी लाइबिलिटी बनती है वो बनती है यहाँ पर 2,000 रुपये की। और मेरे पास जो अपना आईटीसी बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है वो कुछ ऐसे करके है। मान लेते हैं वो मेरा 7,000 का पड़ा हुआ था। तो जब भी आप पेमेंट करके चलें सबसे पहले आप अपने ना आरसीएम लाइबिलिटी को निपटाइए। इसका पेमेंट मैं कैश में कर दूंगा और 2,000 रुपये कैश पे कर दिया मैंने गवर्नमेंट को जाकर, कैश मतलब ई कैश लेजर से। और इस लाइबिलिटी को मैं न्यूट्रलाइज यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके लिए जब मैं अपना आईटीसी इस्तेमाल करके चलता हूँ, मेरा एक 7,000 का आईटीसी मेरा पुराना पड़ा हुआ था। हाँ, ये जो 2,000 का पेमेंट किया है इसके लिए मैं ये वाला आईटीसी इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। ठीक है जी। और फिर क्या करेंगे सर जी इसमें आके, फिर इसमें आके 7,000 मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया और मेरे पास एक और आईटीसी है ये वाला जो मैंने पेमेंट किया है 2,000 का, मैं यहाँ से यूज़ कर लूँगा। इस तरह से 11,000 रुपये मुझे यहाँ पर कैश में पे करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आरसीएम की बात होगी वहाँ पर आपको डबल एंट्री करनी होती है। मैंने इस चैप्टर को किताब से जब पढ़ाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं छोटी छोटी इसके अंदर, तो बच्चा रिकॉल करने में फिर दिक्कत करता है। तो मैंने इसके लिए नोटिंग बनाई, अभी हाथ से मैंने लिखे हैं यहाँ पर ये, जिससे कि आपको शायद और अच्छे तरीके से बातें याद रहें। इस चैप्टर में बस इतना ही याद रखना है कि किस केस में रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है जीटीए की। जीटीए कहते किसे हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गई, वो जो दूसरों का माल ढोते हैं एंड रिक्वायर्ड टू इशू बिल्टी, दोनों शर्तें पूरी होती हैं, उसे जीटीए कहा जाता है और उसी पर हम टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंसाइनर आदमी है, मान लीजिए मैं हूं, मेरा ही गुड्स है और मेरा अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं किसी थर्ड पार्टी को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं और मैं मेरे ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से आपको यानी कि रेसिपिएंट को अपना गुड्स भेज रहा हूं, तो ये जीटीए का केस नहीं बनेगा। यहां पर कोई बिल्टी शिल्टी जैसी बात निकलकर सामने नहीं आ रही है, थर्ड पार्टी यहां पर कोई इन्वॉल्व नहीं हो रही है, ऐसे करके मालिक बात कर दी जाती है। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक है सर जी, है ना। तो अब ये जो इस प्रकार का मेरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया, चूंकि ये जीटीए नहीं है, तो अब मैं एग्जम्पशन चैप्टर में नजर डाल के देखता हूं तो वहां गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जीटीए या कुरियर वाले हो
तो आप जीएसटी के दायरे में आओगे, वरना आप एग्जेम्प्ट हैं। तो मेरा खुद का जो ओन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, उस केस में मुझे एग्जम्पशन मिल जाएगी और वहां पर जीएसटी की बात होगी ही नहीं। तो पहले जीटीए का मीनिंग समझना बड़ा जरूरी है। अब जीटीए अपनी सर्विस यहां पर देता है। अब सर्विस किसको देगा? इनमें से जौन सा व्यक्ति भाड़ा देगा, जो भी इसमें भाड़ा देगा उसे रेसिपिएंट कहा जाता है। ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी। तो कंसाइनर या कंसाइनी, इनमें से कोई सा भी यहां पर बन सकता है आपका रेसिपिएंट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर रिवर्स चार्ज की बात कैसे कैसे करी जाती है। तो देखिए, रिवर्स चार्ज के लिए जो बेसिक कंडीशंस है वो तो हर केस में आपको फुलफिल करनी होती हैं। नंबर एक, अगर आप रिवर्स चार्ज लगाने की बात कर रहे हो तो आपका रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ को रिवर्स चार्ज में नोटिफाई करती है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखती है कि जिससे हम मांग रहे हैं रिवर्स चार्ज में, क्या वो देने के लिए कैपेबल है भी। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट ध्यान रख के चलती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर आपका रेसिपिएंट जो है जीटीए की सर्विस का लेने वाला है, चाहे वो कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, अगर वो मौजूदा व्यक्ति है, ऑर्गेनाइज्ड है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये जीएसटी होल्डर है, पार्टनरशिप फर्म है, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, एओपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर इनमें से कोई है तो ऐसे वाले केस में यहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। और वहां पर जीएसटी का रेट रहेगा आपका 5%, 5% एंड 5%। और इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहां लगाया जाता है तो सप्लायर के एंड पर कोई लायबिलिटी होती नहीं है, और लायबिलिटी होगी नहीं तो इसे अपना आईटीसी भी अवेलेबल नहीं हो पाता। इट इज क्वाइट ऑब्वियस। लेकिन यहां पर एक यू टर्न की व्यवस्था भी दे रखी है। ये जो सप्लायर है वो कहता है कि भाई साहब, आप मेरे रेसिपिएंट को लोड मत डालो, क्योंकि कोई भी रेसिपिएंट नहीं चाहता कि उसे दूसरे का टैक्स खुद भरना पड़े। रेसिपिएंट कुसमुस आता है। तो यहां जीटीए को ऑप्शन दिया गया कि ठीक है, अगर आप अपने रेसिपिएंट के ऊपर से ये लोड कम करना चाहते हो कंप्लाइंस का, तो हम एक काम करते हैं, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, एनसीए में टैक्स भर सकते हो। और जब एनसीए में जीटीए टैक्स भरेगा तो वहां दो तरह के रेट स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाते हैं। 5% विदाउट आईटीसी टू जीटीए, दो रेट है। जैसे वो नहीं मिलती आपको कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम और कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम। कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम थोड़ी महंगी मिलती है, मान लीजिए 120 रुपए की मिलती है, और कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम आपको 50 रुपए की मिल जाएगी। तो ऐसे करके यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं कि 5% के रेट में आओगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपकी आउटपुट लायबिलिटी कम चार्ज कर रहे हैं तो आपका एसेट भी छीनेंगे। और अगर आप आउटपुट लायबिलिटी 12% दे रहे हैं तो हम आपको यहां आईटीसी अवेलेबल करवा देंगे। आईटीसी की जितनी भी चर्चा हो रही है वो सिर्फ जीटीए के एंगल से हो रही है कि यहां पर आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके आईटीसी पर कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। रेसिपिएंट चाहे एनसीएम की लायबिलिटी आ रही हो, चाहे आरसीएम में भर रहा हो, इसको तो अपना आईटीसी मिलेगा ही मिलेगा। तो क्रक्स पॉइंट ये है कि अगर आरसीएम लगता है तो 5% का टैक्स रेट रहेगा, और अगर एनसीएम लगता है तो दो रेट ऑफ टैक्स यहां पर आ जाते हैं, 5% और 12%। अमेंडमेंट क्लास पढ़ाते समय कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आ गई थी, क्योंकि मैंने इसको यहां से काट के दिखाया था। काट के मैंने इसलिए दिखाया था मेरे बच्चे, मेरा कहने का इंटेंट यहां पर यह था कि जो पहले रेफरेंस दे रखा था 12% का आरसीएम वाली एंट्री के अंदर, वो रेफरेंस वहां से हटा दिया गया है, ऐसे करके था। ऐसा नहीं कि 12% का रेट हट गया है। ठीक है जी। तो दो रेट्स हैं इसके लिए, अब जौन सा मर्जी कर लो। तो पहली पसंद पे तो यही जाएगा भाई, गवर्नमेंट तो इससे मांगेगी जाके, पहली पसंद यहां पर आएगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सप्लायर जी आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी और आप यहां आ जाओगे, आपके पास में दो रेट ऑफ टैक्स यहां पर आ जाते हैं। आप जौन सी को मर्जी यहां पर बात कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। जीटीओ को लेकर कुछ एग्जम्पशंस भी आती हैं, उनको हमने ध्यान नहीं रखना है, ध्यान में रख के चलना है अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स लगना ही नहीं है, तो नो क्वेश्चन ऑफ एनसीएम या आरसीएम। आप कलकत्ता के रहने वाले हैं, मैंने आपसे पूछा दिल्ली आओगे, आपने कहा हां, तो मेरा अगला क्वेश्चन आ सकता है कि बाई ट्रेन आओगे या बाई प्लेन आओगे। ठीक है। लेकिन मैंने पूछा क्या आप कलकत्ता से दिल्ली आओगे, आपने कहा हमने नहीं आना है, तो मेरा अगला क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि बाई ट्रेन आओगे या बाई रेल आओगे। राइट, यस सर। ऐसे ही यहां पर है कि अगर कोई चीज एग्जेम्प्टेड है, उस पर जीएसटी देना ही नहीं है, तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा ही नहीं
कि सप्लायर देगा या फिर रेसिपिएंट देगा। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो कोई चीज एग्जम्पशन से बाहर तो नहीं निकल गई है। आरसीएम या एनसीएम की बात तभी हो सकती है जब उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी भरा जा रहा हो। जैसे कि जीटी के केस में हम जानते हैं, अगर जीटी की सर्विस दी जाती है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वहां जीएसटी लगता ही नहीं है। अगर जीटी की सर्विस दी जा रही होती है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो सिर्फ टीडीएस डिडक्टर के रूप में ही रजिस्टर्ड है, सिंगल रजिस्ट्रेशन उसके पास में, तो भी जीएसटी नहीं लगता है। अगर जीटीए की सर्विस में ढोया जा रहा हो आटा, दाल, चावल, डिफेंस मटेरियल, मिलिट्री वगैरह इक्विपमेंट ये सब ढोए जा रही हो तो भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। और जब जीएसटी जहां लगेगा ही नहीं, सो नो क्वेश्चन ऑफ एनसीएम या आरसीएम, मैं यहां पर आकर बात करूंगा ही नहीं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस सर। आगे बढ़ते हैं लीगल सर्विसेज की तरफ। तो यहां बोलते हैं कि देखिए लीगल सर्विसेज के अंदर जो वकील साहब है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपनी सर्विस देके चलते हैं और एज ए फर्म बनाकर, जैसे सीए फर्म होती है ऐसे अपनी फर्म बनाकर भी सर्विसेज देके चलते हैं। तो यहां पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाता है। ऑलवेज आरसीएम की बात करके चलेंगे, लेकिन ठहरिए, आपको एग्जम्पशंस पता होनी चाहिए इसके कनेक्टेड कौन कौन सी हैं। एग्जम्पशन चैप्टर में लिखा हुआ है कि अगर ये लोग अपनी सर्विसेज देते हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को तो एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को देते हैं तो एग्जम्पशन है, किसी गरीब बिजनेस एंटिटी को देते हैं, गरीब का मतलब जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10-20-40 से तक सीमित रहा हो, तो गरीब बिजनेस एंटिटी बोलते हैं हम, थोड़ा समझने के लिए बात को, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो जहां पर जीएसटी लगेगा ही नहीं, नो क्वेश्चन ऑफ एनसीएम या आरसीएम। तो जब अगर मान लीजिए ये अपनी सर्विस देते हैं किसी अमीर बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10-20-40 से ऊपर रहा है, तो ही जीएसटी लगेगा। और लगेगा तो अब अगली विंडो खुलेगी कि बताओ कौन देगा। तो कौन देगा में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा। तो यहां बिजनेस एंटिटी का मतलब कौन सी वाली है, अमीर बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं जिसका कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 10, 20 या 40 को क्रॉस कर रहा हो। राइट, यस सर। सेम प्रोविजन इस, अच्छा ये ऊपर लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये सेम प्रोविजन दोनों के लिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए भी सेम प्रोविजन है, वही सेम एग्जम्पशंस हैं कि ये दी जा रही हो अमीर बिजनेस एंटिटी को, मतलब जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर जो है वो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर रहा हो, ऐसी वाली बात यहां पर बोली जाती है। आगे है स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज। तो यहां पर कहते हैं कि अगर आपका रेसिपिएंट आदमी एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें एलएलपी भी अपना आ जाता है, पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो इंक्लूड एलएलपी, अगर ये है तो आरसीएम लगा दिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आरसीएम नहीं लगाया जाएगा। पर ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की तो स्पोर्ट्स के संबंध में जो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज दी जाती हैं उन पर जीएसटी लगता ही नहीं है भाई साहब इधर। और जहां पर जीएसटी लगता ही नहीं है, नो क्वेश्चन ऑफ एनसीएम और आरसीएम। आगे है गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें काफी रायता फैला रखा लोगों ने, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहता हूं। गवर्नमेंट सर्विसेज को 4 हिस्सों में बांटा है मैंने। नंबर 1 हमारी पीवीटी वाली सर्विसेज, पीवीटी मतलब पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, वेसल एयरक्राफ्ट संबंधी सर्विसेज, और टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अपने लाइक गुड्स या पैसेंजर की सर्विसेज की बात यहां पे कर रहे हैं। तो इसमें ऑलवेज एनसीएम लगाया जाएगा, गवर्नमेंट लाइबल टू पे जीएसटी। हमें पता सर ये टैक्सेबल भी होते हैं, हाँ टैक्सेबल होते हैं, पैरिटी मेंटेन करने के लिए विद द प्राइवेट प्लेयर हमने इसको टैक्सेबल रखा था। और वैसे तो पोस्ट ऑफिस की सर्विस आप जानते हैं, आज की डेट में तो जितनी भी सर्विसेज हैं सारी की सारी आपकी टैक्सेबल हैं, एक्सेप्ट वन सर्विसेज जो आपकी इनलैंड लेटर या पोस्ट कार्ड वाली होती है उसको छोड़कर। आगे बोलते हैं रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग, फिर उसके बाद में है रेंटिंग ऑफ अदर प्रॉपर्टीज मतलब अदर देन रेजिडेंशियल, एंड उसके बाद फिर बाकी जो सर्विसेज हैं उनको यहां पर मैं पकड़ के चल रहा हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी लाइक स्पेक्ट्रम की सर्विस हो गई, लाइक दैट जो गवर्नमेंट देकर चलती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम हो गया, ढेर सारी सर्विस अपनी हो सकती हैं, तो पीवीटी पर एनसीएम लगेगा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल डिवेलिंग पर अगर ये B2C है, एग्जम्पशन में चेंज आया हुआ है, B2C है तो ये एग्जेम्प्ट होता है, यहां पर बात ही नहीं करेंगे हम। अगर ये B2B है तो उसमें आपका टैक्स लगेगा, और जब लगेगा तो रिवर्स चार्ज में लगा दिया जाएगा, ठीक।
अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावा कोई और प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, वटेवर, तो वैसे वाले केस के अंदर अगर वो B2C है तो एनसीएम लगाया जाएगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट नहीं है। ऊपर वाला इसलिए एग्जेम्प्ट था क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान को ध्यान में रखा जा रहा था। B2B है तो यहां पर अपना आरसीएम लगा दिया जाएगा। ऐसे करके मालिक बोलकर चल रहे हैं। जी साहब। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अदर सर्विसेज के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो अदर सर्विसेज के अंदर अगर वो सर्विस जो दी जा रही है एक नॉन बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है, फिर तो जीएसटी लगता ही नहीं है। और बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है तो उसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा। लेकिन बिजनेस एंटिटी भी कौन सी वाली, अमीर वाली या गरीब वाली? जब हम एग्जाम्पशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज अगर गरीब बिजनेस एंटिटी को देती है तो उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। जब एग्जेम्प्ट हो गया है तो यहाँ तो वो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी अमीर बिजनेस एंटिटी है। अमीर बिजनेस एंटिटी का मतलब हो गया जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर चुका है। दूसरा, एक और बात लिखी हुई है गवर्नमेंट ने कि अगर 5,000 रुपये तक की वैल्यू की सर्विस होती है उसको भी एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि ये मेरी जो सर्विस की जो वैल्यू है वो 5,000 से ऊपर वाली है, क्योंकि 5,000 से ऊपर वाली होगी तभी जीएसटी लगेगा। और जब लगेगा तो अगला क्वेश्चन आएगा एनसीएम में लगेगा या फिर आरसीएम के अंदर लगाया जाएगा। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है जी। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को अलग से देखा कि जब कोई आंटी है, आंटी मतलब नॉन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट थी, कोई नॉन गवर्नमेंट है और वो अपनी ये रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की सर्विस दे रही हैं। अगर ये B2C है फिर तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर ये B2B है मतलब सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड है तो वैसे वाले केस के अंदर टैक्स लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर लगा दिया जाएगा। ऐसे बोला जाता है। टीडीआर और एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर और मोर की होती है, तो वैसे में अगर जीएसटी लगता है तो वहां पर प्रमोटर जो होगा उसको यहां जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। प्रमोटर यानी कि बिल्डर वगैरह जो होगा उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। ऐसे बोला जाता है। डायरेक्टर के केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो अपना होल टाइम डायरेक्टर होता है उसको जो अमाउंट मिलता है उसे सैलरी के रूप में जानते हैं, और सैलरी जो होती है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। सप्लाई ही नहीं बनती है, टैक्स लगता ही नहीं है जीएसटी उसके ऊपर, जीएसटी लगता ही नहीं, तो उसकी बात मैं यहाँ पर आकर नहीं करूँगा। तो ये मेरा कौन सा डायरेक्टर हुआ, पार्ट टाइम डायरेक्टर की यहाँ पर मैं आपसे बात करके चल रहा हूँ। इंश्योरेंस एजेंट है अगर इंश्योरेंस एजेंट अपनी सर्विसेज दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को तो वैसे वाले केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑलवेज लगाया जाता है। रिकवरी एजेंट है, वो अपनी सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी वगैरह को, तो भी वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है। कॉपीराइट के बारे में दो बातें हैं। कॉपीराइट अगर डीएमए का है, डीएमए मतलब लाइक ड्रामेटिक है, म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक है ना, कुछ इस तरह की बात आप कर रही हो तो ऑलवेज आरसीएम लगाया जाता है। और अगर आप कह रहे हो कि वो बुक्स वगैरह के संबंध में है, ओरिजिनल लिटरेरी के संबंध में है, तो वैसे वाले केस के अंदर हम बोलते हैं कि देखिए पहली पसंद कमला पसंद में हमारा जो रेसिपिएंट आदमी है यानी कि जो पब्लिशर है वही यहाँ पर जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा, क्योंकि ऐसे वाले केस के अंदर सप्लायर ऑथर होता है, रेसिपिएंट पब्लिशर होता है ना। तो पब्लिशर जीएसटी का पेमेंट करेगा, लेकिन पब्लिशर के ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे वाले केस के अंदर सप्लायर यानी कि ऑथर ये कह सकता है कि साहब मेरे रेसिपिएंट को छोड़ दीजिए, जीएसटी का पेमेंट मैं खुद कर दूंगा। अगर वो ऐसा कुछ वचन दे रहा है तो वैसे वाले केस के अंदर एनसीएम अपना लगा दिया जाता है। ये जो दो ऑप्शन दिए गए हैं यूटर्न वाले, ये सिर्फ दो ही केस में दिए गए हैं, एक जीटीए वाले केस के अंदर और एक अपना कॉपीराइट वाले केस के अंदर। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है जी। अब है ओवरसीइंग कमेटी की हम बात करने जा रहे हैं। ओवरसीइंग कमेटी प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस केस में भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई किया जाता है, डीएसए। अब यहां पर आकर आप भूल जाते हो, अगले दो तीन सर्विस आने वाली हैं कि किस केस में क्या किया जाएगा। तो यहां डीएसए के साथ आपको इंडिविजुअल वर्ड को लिंक करके रखना। जब भी डीएसए आए दिमाग में तो इंडिविजुअल वर्ड को हमेशा याद रखना। अगर ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहा है तो हल्का आदमी है, गवर्नमेंट को फेथ नहीं है इसके ऊपर, बोले भैया इससे ले लेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा। डीएसए मतलब लोन एजेंट जो होते हैं। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल के अलावा किसी और कैपेसिटी में है, फर्म है, कंपनी है वगैरह है, तो फिर गवर्नमेंट को ट्रस्ट इसके ऊपर आ जाता है, फिर एनसीएम लगा दिया जाता है। तो आरसीएम तब लगेगा जब आपका डीएसए इंडिविजुअल होगा।
ठीक है, तो इंडिविजुअल वर्ड को लिंक करके रखेंगे क्योंकि इसमें भूलने वाली चीज बस यही होती है एक। उसके बाद में आता है बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विसेज। तो यहां पर भी अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड आरसीएम लगाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर ये एग्जाम्पशन में दे रखा है कि अगर ये जो बैंकिंग कंपनी वगैरह है इसकी जो ब्रांचेस हैं, ये अगर ये बैंकिंग कंपनी हो या फिर अपना इंश्योरेंस कंपनी हो, तो उसके अंदर अगर ये लाइक अर्बन ब्रांच है अपनी, लाइक है ना, कैसी ब्रांच है मालिक, यहाँ से हटाते हैं ये, ऐसे हटाते हैं, हाँ, ये अगर आपके यहाँ पर आकर एक अर्बन ब्रांच है तो ही हम जीएसटी, बैंकिंग कंपनी अर्बन ब्रांच है तो ही हम इसकी बात करके चलेंगे। अगर ये रूरल एरिया में आ रही है तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ऐसे ही आगे है एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू द बैंकिंग कंपनी एटसेट्रा। अगर अर्बन में है तो ही यहाँ जीएसटी की बात होती है, रूरल एरियाज में है तो जीएसटी नहीं लगाया जाता है। अब यहाँ पर ये एनसीएम की ही बात करके चलते हैं। आरसीएम आपका इस केस में लगाया जाता है जब एक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट का जो एजेंट है वो अपने इस बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है तो आरसीएम लगता है। आप गलती क्या करोगे, आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट का नाम देखते ही बौखला जाओगे और ट्रांजैक्शन ये वाली दे रखी होगी और आप उसमें आरसीएम लगा रहे होगे। ना मुन्ना, जब ये इसको सर्विस दे रहा है, यहां तो एनसीएम है लेकिन एजेंट इसको सर्विस दे रहा है, उस केस में आरसीएम लगाया जाता है। अब आती है सिक्योरिटी सर्विसेज। इसमें आपकी गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको दिमाग में याद क्या रखना, नॉन बीसीआर, बोलो 4-5 बार, नॉन बीसीआर, नॉन बीसीआर, नॉन बीसीआर। सिक्योरिटी सर्विस के साथ में लिंक करके रखना है वर्ड, अलग से लिख लेना, कहीं चाहो तो दीवार पे लिख देना सिक्योरिटी सर्विस के संबंध में नॉन बीसीआर। मैं लिख देता हूं यहां पर, दीवार पे मैं भी लिख दूं क्या, मैं भी भूल जाता हूं कभी कभी। मैं लिख देता हूं यहां पर कि डीएसए के साथ मुझे इंडिविजुअल वर्ड को रिकॉल करना है, सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ साथ मुझे रिकॉल करना है यहां पर कर क्या भला, नॉन बी सी आर, और एक और आ गया कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर मुझे नॉन बीसी बीसी, नॉन बीसी बीसी मुझे रिकॉल करके चलना है। मैंने यहाँ दीवार पर ये लिख दिया है ऐसे करके मालिक, ठीक है सर जी, हाँ सर जी ठीक है, ओके है। तो यहाँ पर नॉन बीसीआर वर्ड मुझे याद रख के चलना होगा। इसमें क्या बोलते हैं देखिए, समझने की कोशिश करना कि अगर एक नॉन बीसी एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रहे हैं सिक्योरिटी की, तो ऐसे वाले केस में सरकार को इस पे ज़्यादा भरोसा होगा या नॉन बॉडी कॉर्पोरेट पे ज़्यादा भरोसा होगा, यानी कि जो कंपनी वगैरह नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है, वट एवर, नॉन बीसी है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो सरकार का भरोसा यहां ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। हालांकि धोखा वही देते हैं जिन पे भरोसा होता है, तो यहां भरोसा ज़्यादा था इसलिए इस केस में आरसीएम लगा दिया, ठीक। अगर मान लीजिए नॉन बीसी अपनी सर्विसेज एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को देती है, तो सरकार को भरोसा प्रैक्टिकली ना तो इस पर है और ना इस पर है, दोनों इक्वल हैं, भरोसे लायक कोई भी नहीं है। तो क्या आरसीएम लगाने से कोई फायदा होगा? आरसीएम का मतलब टेढ़ी उंगली, जब दोनों इक्वल ही है ना, सीधी से निकल रहा ना टेढ़ी से निकल रहा, तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, जो है नेचुरली उसे वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि टेढ़ी करने से कुछ फायदा हो तो टेढ़ी करे ना उंगली को, तो यहां पर इन्होंने एनसीएम ही लगाया। दूसरा, अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट और अनरजिस्टर्ड को अपनी सप्लाई दे रही है कंपनी है, ज्यादा भरोसा किस पे, अनरजिस्टर्ड पे या इस पे, सर इस पे है, तो यहां पर भी एनसीएम लगाया जाएगा। और अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है तो भरोसा इस पर भी है और भरोसा इस पर भी है, जब दोनों पे भरोसा है तो फिर एनसीएम ही रहने दीजिए। आरसीएम तब लगाना, आरसीएम एक मजबूरी है, जैसे गदर एक प्रेम कथा है ना, वैसे आरसीएम एक मजबूरी है और उससे कुछ फायदा हो तभी लगाना चाहिए, तो ऐसे वाले केस के अंदर भी एनसीएम लगा दिया जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि आरसीएम की सिर्फ एक ही पोजीशन है कि यहां पर हो नॉन बीसी और सामने हो आर, आर का मतलब है रजिस्टर्ड पर्सन, यहां पर नॉन बीसी हो गया और यहां पर आपका रजिस्टर्ड पर्सन हो गया। सिर्फ इस केस के अंदर ही आपका रिवर्स चार्ज लगाया जाएगा। पर ठहरिए, इसके दो एक्सेप्शंस भी हैं, इसी आरसीएम के दो एक्सेप्शंस भी हैं, आगे चलते हैं। कि अगर आपका जो रेसिपिएंट आदमी है, अगर ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, अगर ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसके पास सिर्फ टीडीएस डिडक्टर का ही रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, इसके पास सिर्फ एक ही सिंगल रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी टीडीएस डिडक्टर के रूप में, तो ऐसे वाले केस में एग्जम्पशन दे दी जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर के रूप में नहीं है उसका,
द डिपार्टमेंट इज नॉट लाइबल टू पे जीएसटी एट ऑल। तो वैसे वाले केस के अंदर फिर यहां पर क्या बोलते हैं, एनसीएम ही लगाया जाएगा, एग्जम्पशन ही एनसीएम ही लगाया जाएगा, यानी सप्लायर ही जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा। रजिस्टर्ड है सिंगल रजिस्ट्रेशन, लेकिन टीडीएस डिडक्टर का टैक्स पेयर का नहीं है। या फिर कॉम्पोजिट डीलर है, कॉम्पोजिट डीलर रजिस्टर्ड तो होता है, लेकिन वो किस लिए कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करके बैठा था, क्योंकि वो ढेर सारे कंप्लायंस पूरे नहीं कर पा रहा था, अपने खुद के कंप्लायंस पूरे कर नहीं पा रहा, तो क्या रिवर्स चार्ज में दूसरे के कंप्लायंस को पूरा कर देगा वो? है? बरसात से बचने की हैसियत नहीं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप। तो यहां पर दो एक्सेप्शंस क्रिएट कर रखे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैविंग रजिस्ट्रेशन ऑल ईयर्स टीडीएस डिडक्टर, और दूसरा है कंपोजिट डीलर, ऐसे करके। तो यहां पर एनसीएम ही अपना लगाया जाएगा। तो ऑलवेज सब कुछ याद रहेगा, लेकिन याद जो रखना पड़ेगा वो है नॉन बीसीआर, वो भी सिक्योरिटी के संबंध में, ठीक है। और क्या इसमें कोई एग्जम्पशंस भी आती हैं? हाँ, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर हम स्कूल को प्रोवाइड करा के चलते हैं तो वहां पर आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, और अगर एग्जम्पशन मिल गई है तो फिर ऑब्वियस सी बात है यार, जीएसटी की बात हो ही नहीं सकती है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, पहले यहां पर क्लियर कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर तो ऑलवेज अगर टैक्स लगता है तो एनसीएम में ही लगाया जाएगा। यहां पर हम बात करें रेंटिंग की, लीजिंग की ऑफ मोटर व्हीकल की, इसमें दोनों विंडो खुली हुई होती है, एनसीएम भी लग सकता है, आरसीएम भी लग सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या याद करवाया है, नॉन बीसीबीसी। क्या क्या करा, नॉन बीसीबीसी, कि अगर आपका यहां पर ये नॉन बीसी है और सामने आपका ये बीसी है, तो ऐसे केस के अंदर आकर भरोसा किस पे ज्यादा है, भरोसा इस पे ज्यादा है बीसी पर, तो यहां आरसीएम लगा दिया जाता है। दूसरा वाला केस बनाइए, ये नॉन बीसी है, यहां पर भी नॉन बीसी है, भरोसा किस पे ज्यादा है, सर ना तो भरोसा इस पे है ना इस पे है, तो फिर क्या करें, एनसीएम या आरसीएम? तो फिर एनसीएम ही रहने दो। आरसीएम लगा भी दिया, उंगली टेढ़ी करी तो लोग पूछेंगे भाई क्या फायदा मिल गया तुम्हें, इससे तो अगर यही था दोनों एक ही जैसे तो फिर एनसीएम ही रहने देते, बिना बात टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चल रहे हो, है ना। तो वैसे करके यहां पर एनसीएम लगाया जाएगा। अगर ये बीसी है और ये आपका नॉन बीसी है, ऐसे वाले केस के अंदर भरोसा इस पे ज्यादा है तो ठीक है भैया एनसीएम लगेगा, और ये बीसी भरोसा इक्वल है तो फिर एनसीएम ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो आरसीएम तब लगता है जब सप्लायर पे भरोसा कम और रेसिपिएंट पे ज्यादा होता है, उस कंडीशन में आकर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाता है। रेट ऑफ टैक्स दो तरह के यहां पे काम करके चलते हैं, एक 5% का विदाउट आईटीसी टू सप्लाई, लेकिन एक सर्विस का आईटीसी यहां पर मिल जाता है, अगर सिमिलर सर्विस की बात करें तो मिल जाता है, और 12% विद आईटीसी। जब एनसीएम लगेगा तो यहां पर 12% का रेट लगेगा विद आईटीसी टू सप्लायर, 12%, 12%, 12%, और यहां पे लगाया जाएगा अपना 5% का मालिक, ऐसे करके बोल दिया जाता है। ओके सर जी, ऐसी वाली बात यहां पर कर दी गई है। तो हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन आ सकती है आपको, वो तो रेट ऑफ टैक्स आपको दे ही रखे होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस इतना ध्यान रखना कि 12% की बात कर रखे हैं तो फिर एनसीएम ही अपना लगाया जाएगा। उसके बाद में आती है आपकी सिक्योरिटी लेंडिंग की सर्विसेज। तो वहां पर तीन पार्टी होती हैं, एक लेंडर होता है, एक अपना स्टॉक ब्रोकर होता है, और एक बोरोअर होता है। तो इसे एक सिक्योरिटी उधार लेनी होती है, ये स्टॉक ब्रोकर इसे यहां से अरेंज करके देता है इसके थ्रू, ऐसे करके, और यहां पर पैसा आ जाता है, फिर इसका जो किराया जाता है वो भी इसी रूट से जाता है, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू होकर जाता है। यानी कि सप्लायर और रेसिपिएंट एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो वैसे वाले केस के अंदर जब किराया यहां से जाएगा, उसका उस किराए के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा। तो लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सर्विस के केस में जो बोरोअर आदमी होता है उसे यहां जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर आपकी ओइडार की सर्विस है, हालांकि सी इंटरमीडिएट में तो इस सिलेबस में भी नहीं है ओइडार, ओइडार की सर्विस है और दी जाती है तो नॉन टैक्सेबल पर्सन, जैसे बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, पेड गेम्स खेलते हैं, उस तरह की सर्विस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपका एनसीएम लगा दिया जाता है। और अगर हम बात करें अदरवाइज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की, कोई सी भी हो, उस पर आरसीएम लगा दिया जाता है। ओशियन फ्रेट में इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप कर रहे हो तो उसमें तो जीएसटी ही नहीं लगेगा, हालांकि लॉ में लिखा है कि उसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। लेकिन 2022 में मोहित मिनरल्स का केस आया था, उसने कहा था कि अगर आप ये इंपोर्ट कार्गो के रेस्पेक्ट में ओशन फ्रेट पे कर रहे हैं तो उस पर आपका जीएसटी लगेगा ही नहीं, और अगर लगेगा ही नहीं तो नो क्वेश्चन ऑफ कि वो एनसीएम में लगेगा या आरसीएम में लगेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी 9(3) के अंदर जो स्पेसिफाइड चीजें हैं उनकी एग्जम्पशंस यहां पर आपको दे रखी थी। सेक्शन नंबर 9(4) की हम बात करते हैं। ये अपना अनरजिस्टर्ड पर्सन है जी, और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट आपका एक रजिस्टर्ड आदमी है।
तो यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की तो आरसीएम लग जाता है। ये बिल्डर आदमी है बेसिकली ना। और कंस्ट्रक्शन जगत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन जो फील्ड होता है उसके संबंध में जो भी कैपिटल गुड्स से आरसीएम लगेगा। इनपुट के बारे में दो जगह बात की गई है। इनपुट अगर सीमेंट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आरसीएम लगेगा, और इनपुट अदरवाइज है या फिर बाकी आपकी जो भी इनपुट सर्विसेज हैं वो हैं, उनके केस में अगर अनरजिस्टर्ड से 20% तक लिया है तो आरसीएम नहीं लगेगा। क्या एनसीएम लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लायर आपका अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे वाले केस के अंदर आपका जीएसटी लगेगा ही नहीं, और 20% से ऊपर जितना भी एक्सेस आप ले रहे हो उस एक्सेस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया जाएगा। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। मैंने बहुत ही हल्का फुल्का और कम समय में इसको कराने की कोशिश आपको की है, ताकि आप मल्टीपल टाइम देखना चाहें तो इस चैप्टर को यहां पर आकर देख सकते हैं। ऐसे करके मालिक, ठीक है। और ये जो नोटिंग है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, इसका डाल दूंगा, और मेरी जो वेबसाइट है crajkumar.com उसके फ्री रिसोर्स के अंदर भी मैं इस फाइल को अपडेट कर देता हूं आरसीएम नोटिंग के नाम से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधा रानी कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे। बाय है, टाटा है और लव यू है।